अस्सलामुअलैकुम। शाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज 16वीं रमज़ान है। एक तो आज के दिन का इब्तिदा एक अफसोसनाक ख़बर से हुई। टेलीविज़न स्क्रीन के मारूफ एक्टर, शोबे तदरीस से वाबस्ता ज़बरदस्त शायर और जेदी के नाम से मशहूर जनाब अतर शाह खान जेदी साहब आज एक तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और साथ ही आज के दिन में आपको बताते चले डेथ एनिवर्सरी भी है अमजद साबरी शहीद भाई की। आज 16 रमज़ान है और 16 रमज़ान के दिन ही वो हमसे बिछड़े थे। उनकी यादों को भी थोड़ा बहुत ताज़ा करेंगे। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चले, लेकिन अब आगे दुआ ये है कि उनके बेटे किसी तरीके से अमजद भाई की लेगेसी को लेके वैसे ही आगे चलें। कोरोना वायरस के हवाले से भी बात होगी जी। कल का दिन कोरोना वायरस के हवाले से तबाहकुन रहा। रिकॉर्ड केसेस एक दिन में रजिस्टर हुए और अब जो तादाद है वो तकरीबन 30,000 से, जो इन्फेक्टेड पीपल उनकी तादाद 30,000 से तजावज़ कर चुकी है। एक दिन में 1900 केसेस, एक दिन में 1900 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टॉप स्टोरी पे नजर डाल लेते हैं। सिंध में शॉपिंग मॉल्स के अलावा कल से मार्केट्स खोलने का ऐलान हो गया। सख्त SOPs के साथ सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार मुमकिन हो सकेगा। कोरोना वबा के बायस रवां साल मुल्की मईशत के सुकड़ने, टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा न होने और माली खसारे में इजाफे का खदशा है। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी लाई जाएगी। PIE के कप्तानों की नुमाइंदा तंजीम पैल्पा के गैर कानूनी इकदाम ने मुख्तलिफ अदवार में PIE को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। PIE इंतजामिया ने बारगेनिंग का इख्तियार खत्म करने की नोटिफिकेशन पर अदालतों का रुख किया, जिसकी समाअत कल होगी। जब मैं गया था यूरोप में मैंने कांग्रेस से अंग्रेजी बोली। मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया। आधे घंटे बाद बोला, सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। और मुल्क के मुमताज़ शायर, मज़ाह निगार, फिल्मसाज और TV किरदार जेदी से शोहरत पाने वाले अदाकार अतर शाह खान साहब इंतकाल कर गए। ये तो थी टॉप स्टोरीज एंड वील स्टार्ट विद द कोरोना अपडेट्स। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 1991 केसेस के बाद अब पाकिस्तान में मरीजों की जो मजमूई तादाद है वो 29,158 हो गई है। ये सरकारी आदाद शुमार हैं। जो गैर सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक जो तादाद है वो 30,000 से तजावज़ कर चुकी है और मरने वालों की तादाद 648 हो चुकी है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 10,771। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 11,093, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलूचिस्तान में 1,935, इस्लामाबाद में 641, गिलगित बल्तिस्तान में 430 और आज़ाद कश्मीर में 86 है। कराची के कौमी इदारा सेहत बराए इत्वाल NICH में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस का शिकार 3 साला मासूम बच्ची भी दम तोड़ गई। ये बच्ची मुख्तलिफ अमराज का शिकार थी और आज ये अस्पताल में दम तोड़ गई है। एक और अहम खबर की तरफ आते हैं। बड़े अरसे जनाब जो डेडलॉक था ताजरों और सिंध हुकूमत के दरमियान, 49 रोज से कारोबार बंद था। फाइनली वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि कल से मार्केट्स और दुकानें खोल दी जाएंगी। अलबत्ता जो शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े प्लाजास हैं, ये बंद रहेंगे। ताजरों के वक्त से मुलाकात में वजीर आला मुराद अली शाह का ये कहना था कि मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक SOPs के तहत खोली जाएंगी। समाजी फासले पर सख्ती और खुसूसी तवज्जो देना होगी और अगर केसेस बढ़ते रहे तो फिर मजीद सख्त फैसले भी लेना पड़ेंगे। गर्मी है मगर एयर कंडीशन बंद रखें, दुकानों के दरवाजे खुले रखें। नमाज के दौरान समाजी फासले जैसे सख्त फैसले करने पड़े, इस वैसे ही सख्त फैसले करने से दिल दुखता है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का। इसी तरह बलूचिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में दुकानें खुल गई हैं। हुकूमत पंजाब ने भी जारी जुज़वी लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी और जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार SOPs के साथ हफ्ते में 4 दिन खुला रहेगा।
पीर से जुमेरात सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार होगी, जबकि जुमे, हफ्ते और इतवार को तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए जारी एलामिये में ये कहा है कि खाने पीने के सामान के अलावा दीगर अशिया की दुकानें जुमे, हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद जनाब शर्जील गोपलानी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। फाइनली अच्छी खबर आपके लिए, कारोबार खोलने का फैसला हो गया, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं सुबह 6 से शाम 5 बजे तक की, इसके बारे में क्या कहिएगा? ये टाइमिंग ठीक है, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक की टाइमिंग है जी। और 1 घंटे का जो बीच में जो टाइम दिया गया उसमें घर पे पहुंचने के लिए, ताकि 5 बजे लॉकडाउन का अमल को दरामद हो सके। सही। अच्छा शर्जील साहब, ये बताएगा कि अब सिंध हुकूमत है तो आप लोगों को इजाजत दे दी कि आप लोग अपनी दुकानें खोलें, तो एक तरह से उन पर जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब आप लोगों पे प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर आ गया है कि आप लोग तमाम तरह SOPs फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस ना बढ़े। आपकी तैयारी इस हवाले से मुकम्मल है, कंप्लीट है? जी बिल्कुल, हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और पूरी हम कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखें और जो है हमारे तरफ से कोई कोरोना को जो है फैलाव वो हमारी तरफ से ना हो पाए। अच्छा शर्जील साहब, जो मॉल्स बंद रखने की बात की गई है, कितने फीसद लोगों का कारोबार वहाँ से मुंसलिक है और इस हवाले से क्या सिंध हुकूमत से बातचीत हुई है कि मॉल्स को भी जुज़वी तौर पर खोला जा सके? जी तकरीबन आप समझे 8 से 10% लोगों का कारोबार डिस्टर्ब होगा। मॉल सिर्फ जो एयर कंडीशन मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, बाकी तमाम मार्केट खुल जाएंगी। और उस पर ये बात हुई कि अगर हम सख्ती से SOPs पर अमल करते हैं और कोरोना के फैलाव का बात नहीं बनते तो 4-5 दिन में मॉल भी खोलने की तरफ सिंध गवर्नमेंट जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे जाके आपको कहीं लग रहा है गोपलानी साहब के मॉल्स वगैरह के लिए भी आगे बात की जाएगी कि अगर वहाँ पे भी AC जो एयर कंडीशनिंग के हवाले से स्पेशली बात की जा रही है उसको बंद करके भी बड़े लोगों का रोजगार उससे भी वाबस्ता है। बड़े बड़े तो कराची में मॉल्स यहाँ पर हैं। नहीं, जब तक मॉल्स नहीं खुलेंगे तो होलसेल का कारोबार भी नहीं हो सकता। तो मॉल्स को ज़रूरी है खोलना। और आपको पता है ये ईद का सीज़न है जिसमें मॉल्स में लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। वज़ीर आला साहब का ये भी मानना था कि वहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत ईजी है कोरोना के लिए, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, जब तक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आती तो हम नहीं खोल सकते। जब तक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आती मॉल्स को नहीं खोला जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी शर्जील गोपलानी इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। बल्कि शबात अगर देखा जाए तो जो मॉल्स हैं यहाँ पे तो स्पेशली वॉक थ्रू गेट्स बनाए हुए हैं, आपके स्पेसिफिक टेम्परेचर चेक करते थे। लेकिन ये जो दूसरी दुकानें हैं यहाँ पर अगर कुछ शॉप के अंदर जाते हुए कोई आपका टेम्परेचर चेक कर ले तो बड़ी बात होगी, लेकिन प्रॉपर वॉक थ्रू गेट्स और स्प्रे किए जाते थे जिससे इफेक्टिव होते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेश एयर का, क्योंकि वायरस जो है वो डैम्प और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। इस वजह से चूंकि मॉल्स आप देखते हैं उनमें खिड़कियां तो होती नहीं है, वो तो कंसील्ड होते हैं, तो एयर कंडीशनिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो एयर कंडीशन मॉल्स हैं उनको फिलहाल बंद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। कराची, लाहौर, पेशावर में कोरोना केसेस चूंकि बढ़ रहे हैं तो वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि अब तवज्जो पूरे मुल्क में लॉकडाउन के बजाय मुतासरा इलाकों पर है। उनका कहना था कि पंजाब के 359 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 177 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार नहीं छीना जा सकता। बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का वक्त है। अच्छी बात ये हुई कि एक कौमी फैसला हुआ और उम्मीद यही है कि उसकी अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो सब लोग उसी स्पिरिट में करेंगे कि एक नेशनल फैसला है और उस लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता। हमने जो एक्शन लेना है बजाय कि तमाम मुल्क को हम बंद करें, हम उन मखसूस इलाकों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनके ऊपर एक्शन लें और वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें ज़्यादा इस जो वबा फैल रही है और ज़्यादा केसेस हो रहे हैं वहाँ पर महदूद तरीके से बंद किया जा सके। पंजाब के अंदर 359 ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के उन्होंने केसेस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 177 ऐसे केसेस हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। तो वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी हम बात करते थे वो निज़ाम अब ज़मीन पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। आज 70 लैब्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर ये टेस्ट की कैपेसिटी मौजूद है। किट्स होती हैं, डायग्नोस्टिक किट्स जो है इन टेस्ट को करने के लिए, वो ज़ाहिर है उनके अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया है, बाहर से मंगवाई गई हैं। और जो लैब्स हैं, जो PCR मशीन्स हैं, सब के अंदर इजाफा किया गया है। PIA के कप्तानों की नुमाइंदा तंजीम पैल्पा की जानिब से मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अदवार में PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। PIA के पायलट ने
अपने हकूक़ की तंजीम की आड़ में फ़्लाइट ऑपरेशन को भी मफलूज किया, ये दावा सामने आया है PIA की जानिब से। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। पाल्पा ने कई सालों से हड़तालों और यूनियन की तर्ज पर सियासत से कौमी एयरलाइन और मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया। तंजीम के प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करने से PIA की साबका और मौजूदा इंतजामिया नाला रही। पाल्पा की जानिब से टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर PIA को अक्सर व बेशतर ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। तंजीम ने अपना एक दफ्तर एक कब्जा शुदा रफाही प्लॉट पर कायम करके हुकूमत को टैक्स न देने की मुहिम चला रखी है। इमारत के हॉल, लॉन और टेनिस कोर्ट शादियों और दीगर तकरीबात के लिए किराए पर दिए जाते हैं। यूं जो प्लॉट स्कूल और लाइब्रेरी कायम करने के लिए दिए गए थे, उसे रफाही मकासद के बजाय तिजारत और मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाल्पा से नवाजे गए अफराद जाली डिग्रियों पर लाइसेंस हासिल करके जहाज भी उड़ाते रहे। PIA इंतजामिया को जाली डिग्री पर पाल्पा के 4 पायलट मेंबर्स फारिग करना पड़े। PIA इंतजामिया ने बारगेनिंग का इख्तियार खत्म करने के नोटिफिकेशन पर अदालतों का रुख किया, जिसकी समाअत कल होगी। याद रहे कि PIA इंतजामिया ने लाजमी सर्विसेज कानून के तहत पाल्पा समेत तमाम एसोसिएशंस के साथ वर्किंग एग्रीमेंट मंसूख कर दिए थे। नोटिफिकेशन का मकसद शदीद बहरान का शिकार कौमी इदारे में इस्लाहात के अमल में तेजी लाना और इंतजामिया की रिट बहाल करना है। रिपोर्ट आपने देखी, इसी वाले से मजीद तफसीला जानेंगे। वाई न्यूज़ के नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, ये बताएगा किस तरीके से मुख्तलिफ अदवार में पाल्पा ने PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और अब आगे तो कल समाप्ति होने वाली है इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें 2011 की, 2011 में जब PIA के मुलाजमीन ने एहतजाज किया था तो उसमें ये पाल्पा भी शामिल थी। उन्होंने जहाज़ उड़ाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी 2011 में भी PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद 2016 में भी इन्होंने एक तहरीक शुरू की, उस पर भी पाल्पा पेश रही, उस पर भी इन्होंने जहाज़ नहीं उड़ाए, यूनियंस के साथ एहतजाज में रहे और एहतजाज की वजह से जहाज़ मुकम्मल तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होकर रह गया, तो उसकी वजह से भी PIA को खासा नुकसान का सामना रहा। और अब बात करें ये रिलीफ फ़्लाइटें जो चल रही हैं PIA की जानिब से, ज़ाहिर है बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है, तो उस पर भी पाल्पा की जानिब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उन पर यह कहा कि जी हमें किट्स नहीं दी गई, ये नहीं दिया गया। तो जब PIA ने उनको तमाम किट्स भी फराहम कर दी गई, तमाम एहतियाती तदाबीर जो भी SOP के तहत उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई, उसके बावजूद भी उन्होंने जहाज़ उड़ाने से इनकार किया, जिसकी बिना पर PIA ने अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पायलट को इस्तेमाल किया, जो ज़ाहिर कौमी जज्बा था, कौमी फरीज़ा था, पाकिस्तानियों को लाना था। तो उस पर भी पाल्पा ने अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और साथ साथ मतलब मुख्तलिफ इन्होंने जो PIA की जानिब से, हुकूमत की जानिब से लाजमी सर्विसेज का कानून लागू किया गया, तो PIA ने सलाउद्दीन, ये जो जाली डिग्रियों वाला मामला है, इस हवाले से तो पाकिस्तान की मुल्क दुनिया भर में बदनामी भी हुई है कि ऐसे पायलट्स जो कि क्वालिफाई नहीं करते थे जहाज़ उड़ाने के लिए, वो मुसाफिर बरदार तैयारे उड़ा रहे थे। ये इस इशू बनाया गया है या ये क्राफ्ट किया गया या इसमें कुछ हकीकत भी है? नहीं बिल्कुल शहबाज, ये बिल्कुल हकीकत है। जब इसकी इन्वेस्टिगेट हुई, इनकी डिग्रियों की मुकम्मल जांच कराई गई हायर एजुकेशन से, तो उसमें इनकी डिग्रियां जाली साबित हुई। तो इस तरह से ये जाली डिग्रियों पे CNA इन्हें लाइसेंस भी दिया हुआ था, जहाज़ भी उड़ा रहे थे। जब मुकम्मल इसकी जांच होने के बाद PIA इंतज़ामिया ने एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए 4 पायलट्सों को उनको नौकरियों से फारिग किया गया। तो इस तरह से ये साथ साथ जाली डिग्रियों के ये मतलब एक कीमती इंसानी जानों को भी इन्होंने दाव पे लगाया हुआ था, जहाज़ उड़ा रहे थे, उसमें कर रहे थे। उस पर थोड़ी बहुत CA की भी जिम्मेदारी होती है, उनको भी ये चेक करना चाहिए था, लेकिन CA ने नहीं किया इस चीज़ों को। तो PIA ने उस पर एक्शन लिया, उनकी डिग्रियों को चेक किया, तो वो जाली साबित हुई, तो उस पर एक्शन हुआ और फारिग भी हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आपको एक अहम तरीन खबर ये देते चलें कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली भी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। डिप्टी स्पीकर का कहना है कि अलामात उनमें नहीं है। जब वो दुबई से वापस आए थे, उन्होंने वापस आकर अपना टेस्ट करवाया था, जो कि मनफी आया था। एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट कराया तो वो मस्बत आया। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। 28 को पाकिस्तान वापस आया और मैंने अपने कोरोना का टेस्ट कराया, जो कि नेगेटिव आया। उसके एग्जैक्ट एक हफ़्ते बाद मैंने अपना टेस्ट दोबारा रिपीट किया, जो कि अभी पॉजिटिव आ चुका है। और मैंने जैसे ही मुझे पता लगा मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो पहले भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, अभी भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो आप सबसे दुआओं की अपील है, और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है,
इंशाल्लाह मैं जल्द सेहतयाब होऊंगा आपकी दुआओं से। हम भी तो कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हों। आपको याद होगा शफात अभी वापस आए थे तो आते साथ पेरेंट की हल्फ बर्दारी की एक तकरीब भी थी, तो उसके बाद तो भी गए थे। और आपको साथ में ये बताते चले कि पंजाब असेंबली में मजीद 3 वहाँ के जो अरकान हैं, जो वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं, उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक 11 मई नज़दीक है। 11 मई को मुश्तरका इजलास भी तलब किया गया है कौमी असम्बली का। तो उससे पहले मेरे ख्याल में तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं और जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। शहबाज स्पीकर कौमी असम्बली की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनको खुद कोरोना पॉजिटिव उनका आया है। और स्पेशली वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कल उनको कॉल करके उनसे खैरियत भी दरियाफ्त की, क्योंकि बड़ी खबरें ऐसी चल रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ डूइंग बेटर, और इंशाअल्लाह करे वो भी जल्दी आके अपनी जॉब रिज्यूम करेंगे। अभी आपको बताएं कि सुबह सिंध में खैरपुर के इलाके पीर जो गोट है, वहाँ पर कोरोना के केसेस में बेतहाशा तौर पर इजाफा देखने में आया है। और 24 घंटों में वहाँ पर 251 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। ये आपको बताते चलें कि टोटल 380 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 251 मस्बत आए हैं। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक मकामी लोगों को कोरोना वायरस का इल्म तक न था, जिसके बायस मेल जोल में कोई एहतियात नहीं बरती गई। मुतासर अफराद की एक बड़ी तादाद एसिम्प्टोमेटिक है, यानी ये वो लोग हैं जिनको बज़ाहिर कोई अलामात नहीं होती। लेकिन जैसे कल भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनमें भी तकरीबन अब तक जो सिंध के आदाद शुमार है 60 अफराद ऐसे हैं जो जाँ बहक हो चुके हैं, उनमें से 52 कराची में। कुछ शफात और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी खैरपुर मोहम्मद नईम सिंधु। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शाम रमज़ान में वक्त दिया। ये बताइएगा, बताया जा रहा है कि पीजो गोट में पहले 10 फिर 30 और अब एक साथ 251 से अफराद को कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ये वायरस इतनी तेज़ी से इतने छोटे गोट में कैसे फैल गया? तो आज से तकरीबन एक हफ़्ता कबल हमें एक इत्तला मिली थी कि एक ख़ातून जो जिसकी डेथ हो गई है, उसका जनाजा हुआ है। तो शी वाज अ सस्पेक्टेड केस, जो कि पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था। तो जब हमने उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की, उसके जो जनाजे में लोग आए, जिन लोगों ने गुस्ल दिया, या फिर जो उसके नियर एंड डियर वन से उसका जब हमने इनिशियली सैंपल लिया 30 लोगों का, उसमें से 10 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आए। फिर हमने दायरा इख्तियार थोड़ा सा बढ़ाया, कोई 100 के करीब टेस्ट लिए, जिसमें से मज़ीद 15 लोग पॉजिटिव आ गए। उसके बाद फिर दोबारा जब ये सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए हमने कुछ 500 के करीब सैंपल लिए, जिसमें से कोई 250 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। तो अभी तक पीरचो गोट की पोजीशन ये है कि 282 जो हैं वो लोग कोरोना वायरस में का शिकार हो चुके हैं। और जो टेस्टिंग है ये एग्रेसिव टेस्टिंग की वजह से और एक रिवर्स ट्रेसिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। और अभी तक जो सरेदस इसकी जो रीज़न सामने आई है, वो एक तो वो ख़ातून का जो जनाजा या ख़ातून का फौत होना वही है, और उसके साथ साथ एक जो देहाती कल्चर हमारा जो पीरचो गोट का या किसी भी देहाती इलाके का होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, या जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs दिए जाते हैं उसको उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए कि टेस्टिंग के हवाले से ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कि कितने लोग पॉजिटिव आए और मुतासरा लोगों को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। टेस्टिंग के हवाले से कि अभी तक हम तकरीबन 700 के करीब जो है वो टेस्ट सैंपल ले चुके हैं पीरचो गोट से, और बड़ी एग्रेसिवली टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक ताहाल जो है 282 पॉजिटिव हैं। लेकिन ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉजिटिव आए हैं, इनकी अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, रिवर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं कि जितने इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे पिछले 3 से 4 रोज़ में लोग, उन सब की भी हम सैंपल जो है वो ले रहे हैं। तो डेली की बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि 200 से 500 सैंपल जो है वी आर प्लानिंग कि हम लें, और आज भी हमारी टीमें राइट नाउ अभी सैंपल ले रही हैं, और उम्मीद है कि हम आज 200+ सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और अभी जो लोग पॉजिटिव आए हैं, इनमें 2 कैटेगरीज़ हैं जी। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई अपने आप को होम आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन कर सकता है अपने घर पे, तो वो उसकी इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जी, हमने इसका सर्वे करवाया है कल और परसों जब से ये टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, कि जो मुतवसत घराने के, माकूल घराने के लोग हैं जो अपने आप को घर पे आइसोलेट कर सकते हैं, उनको अपने घर पे आइसोलेट किया जा रहा है। और इसके अलावा एक करंतना सेंटर हमने पीरचो गोट शहर में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बनाया है, विच इज़ 100+ बेडेड। और इसके अलावा तो ख़वातीन के लिए हमने जो रूरल हेल्थ सेंटर है पीरचो गोट का, वहाँ पे तकरीबन 20 बेड्स का वार्ड जो है वो अलहदा से बनाया हुआ है।
जस्ट इन केस। और आज शाम से इंशाल्लाह हम इनको जो है वो शिफ्ट करेंगे और वो लोग जो अपने आप को घरों में आइसोलेट नहीं कर सकते उनको शिफ्ट किया जाएगा करंटीना सेंटर पे। और बाकी सही, बहुत शुक्रिया जी। डिप्टी खैरपुर नईम सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को शफात खैरपुर में पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस है क्या चीज़, और जिन्होंने सुना भी था उनको लगता है वैसे अफवाहें हैं। एग्जैक्टली जी, जाहिर है देही इलाकों में एक बड़ा मसला है अवेयरनेस का, और इसी वजह से कोरोना के केसेस में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। वज़ीर आला पंजाब का लॉकडाउन में नरमी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला की इंतज़ामी इदारों को लॉकडाउन SOPs मॉनिटर करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नरमी के हवाले से बेजा फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं होगी। आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए नरमी की है। वबा के ख़तरात बरकरार हैं, सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत पंजाब ने मुशावरत के बाद नए इक़दाम किए। उम्मीद है ताजर और अवाम SOPs पर सख्ती से अमल करेंगे और SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के साथ इलाज करने के इकदाम पर कारबंद है। सूबे में कोरोना के सद्देबाब के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। वफाक की रहनुमाई में स्टेक होल्डर्स की रहनुमाई की मुशावरत से फैसले किए जा रहे हैं, कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। और अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जाके अपना टेस्ट नहीं कराते, स्पेशली अपने पेरेंट्स का टेस्ट नहीं कराते। अगर उनकी तबीयत भी ख़राब हो कि कहीं ना कहीं अगर उनका कोरोना टेस्ट शफात पॉजिटिव आ जाए तो उनको अगर आइसोलेशन सेंटर ले जाएं या क्वारंटीन सेंटर ले जाएं तो पता नहीं इनकी देखभाल कौन करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसला है। और अब इसी के पेश नज़र सिंध के बाद, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था होम आइसोलेशन की इजाज़त दी थी, तो सिंध के बाद पंजाब के महकमा सेहत ने भी कोरोना मरीजों को घर में आइसोलेट करने का एक मरासला जारी कर दिया। मरीजों को घर में किस तरह से आइसोलेट करना है SOPs बता दिए गए हैं। घर का जायज़ा लेने के बाद होम आइसोलेशन की इजाज़त मिल सकेगी। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि घर में पहले तो जो आइसोलेट करने वाला जो मरीज़ है उसके लिए कमरा अलग होना चाहिए, बिल्कुल, और उस कमरे में हवा का बंदोबस्त होना चाहिए। उस कमरे में गैर ज़रूरी फर्नीचर, गैर ज़रूरी साजो सामान नहीं होना चाहिए। उसके साथ बाथरूम मौजूद होना चाहिए और दीगर इस तरह के छोटे छोटे इक़दाम हैं। और अगर ये नहीं होता तो फिर एक ब्लैक लिस्ट मुरतब करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल, और साथ में सिंध में भी फैसला किया गया है कि किसी मरीज को ज़बरदस्ती आइसोलेशन सेंटर ले जाने पर अब मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से अवाम में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जा रहा था। तमाम साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर तयशुदा ज़वाब्त पर अमल नहीं किया गया तो मरीज़ को फिर सरकारी आइसोलेशन सेंटर पर मुंतकिल करना पड़ेगा। और इसी मामले के हवाले से मज़ीद बातें हमें ज्वाइन करेंगे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर असलम खान CEO में अस्पताल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कैसर आपसे पूछना चाहूँगी, ये एक तरह से अच्छा डिसीजन भी है क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे थे कि अगर कोई बीमार पड़ जाए आइसोलेशन सेंटर ले जाएंगे तो लोगों को ट्रस्ट नहीं था आइसोलेशन सेंटर पे। ये तो अच्छा इकदाम हो गया, लेकिन अब अगर इकदाम पे काम किया जाता है तो और मुश्किलात क्या क्या हो सकती हैं जो कि मरीज सफ़र कर सकता है जिससे? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया है। देखिए बात सारी ये है कि ये बहुत पहले से तजवीज़ दी जा रही थी कि जो होम आइसोलेशन है वो बड़ा इफेक्टिव होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो होम आइसोलेशन है उसके लिए जैसे कि अभी बताया गया कि जो SOPs है कि घर में अलग एक कमरा होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए, कम से कम चीज़ें हों, अटैच बाथ हो, सारी चीज़ें, और उसको आइसोलेट किया जाए और घर का एक फर्द जो है वो उससे डील कर रहा हो, उसको खाना दे रहा हो, उसकी ज़रूरियात की चीज़ें दे रहा हो और उसकी कोई चीज़ कोई दूसरा घर का फर्द उसको शेयर ना करे। अच्छा ये तो है, लेकिन उसकी सेहत के मुतालिक हमने एक और बात की थी कि हमारे यहाँ जनरल प्रैक्टिशनर है जो कि गली में होते हैं, जो महल्ले में होते हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये जो जनरल प्रैक्टिशनर, ये फैमिली फिजिशियन होते हैं, ये ऐसे जो होम आइसोलेशन में पेशेंट होता है उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी तबीयत को पूछ सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनका प्रॉब्लम होता है तो उनको लाइन अप कर सकते हैं कि जहाँ के उनको शिफ्ट करा के उनको जो क्रिटिकल केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ भेज दिया जाए जहाँ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के वो हैं। लेकिन जो लोग के पास कमरा नहीं है मदिया, उनका क्या है? उनका तो अब लामहाला उनको आप सरकार के
जो क्वारंटाइन है या आइसोलेशन है वहाँ लेके जाते हैं। अब जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं हमारे यहाँ, उसकी बड़ी शिकायतें आती हैं, बहुत सारे खौफ है लोगों में, बहुत सारे परेशानियां हैं, इसी तरह से क्वारंटाइन में परेशानियां हैं। इसी तरह से लोग, अब आपको मैं बताऊं क्या बताऊं कि लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। लोग ये कहते हैं कि ठीक है ये सिम्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और इसी में लोग इंतकाल भी कर जाते हैं घर पे, सिर्फ इस वजह से, इसी खौफ से कि अगर मैंने टेस्ट कराया और मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मुझे तो ये ले जाएंगे आइसोलेशन में डाल देंगे, और खुदा ना खास्ता मेरी डेथ हो गई तो मरने के बाद भी मेरे रिश्तेदारों को नहीं देखने दिया जाएगा, दूर से वो नमाज पढ़ लेंगे, 3-4 लोग होंगे मेरे जनाजे में। तो ये सारा जो खौफ है ना, जो पहले फैला दिया गया है और उस पर अमल भी हो रहा है, ये बहुत स्टिग्मा, इसको खत्म करने की जरूरत है। इस स्टिग्मा को खत्म करने की जरूरत है। बड़ी अच्छी निशानदेही की आपने डॉक्टर। मैं चाहूंगा कि इस मौके पे हम जरा डॉक्टर असद साहब को भी लें। डॉक्टर असद असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो जिस मामलात की तरफ डॉक्टर कैसर ने निशानदेही की है, सोशल स्टिग्मा जो अटैच हो गया, जिसकी वजह से लोग होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि जिसमें सिंध भर में 60 ऐसे अफराद इंतकाल कर गए हैं जो कि होम आइसोलेशन में थे, और उनमें से 52 सिर्फ कराची में थे। दे वर कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक और इनकी तबीयत अचानक खराब हुई। इस हवाले से बताइएगा क्या मामला है ये, और ये बीमारी का रुख किस तरफ जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, होम आइसोलेशन का जो फैसला है बड़ा ही खुशआइंद फैसला है हुकूमत का। इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो जो हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं पहले उन पर फोकस करूंगा, क्योंकि 14 दिन या 21 दिन अस्पताल में रहना लोगों के लिए एक मेंटल टॉर्चर साबित हो रहा है। लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं, और बार बार अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, और दोबारा पॉजिटिव आने पर एक किस्म का वो एजुकेशन वाला उनमें एक रवैया आना शुरू हो गया। तो इससे जो होम आइसोलेशन थे, जो पेशेंट जो सिम्टमलेस पेशेंट हैं या जो माइनर सिम्टम वाले हैं, वो हम उनको डेली मॉनिटरिंग के बेसिस पर घर भेज के उनको मेंटल डिस्टर्बेंस से बचाते थे। दूसरा पॉइंट डॉक्टर कैसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सिर्फ सोशल स्टिग्मा के बचने की खातिर लोग अपने टेस्ट नहीं कराते, अगर हैं भी पॉजिटिव तो वो बताते भी नहीं है, वो घर में वक्त गुजार देते हैं, खुसूसन ओल्ड एज, अबाउट 55-60 ईयर्स एज, और वो घर में ही उनकी डिजीज बढ़ती रहती है, और उस वक्त अस्पताल में लैंड करते हैं कि जब हमारे हाथ से भी बात निकल चुकी होती है। उस कंडीशन में आती है कि हम उनको वेंटिलेटर पर डालने के लिए या आईसीयू में रखने का स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो डिजीज इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। आइसोलेशन का फैसला बहुत अच्छा है। इससे ना टेस्ट भी लोग ज्यादा करवाएंगे और हमें डिजीज का भी पता चल जाएगा कितना बर्डन है, और लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंस से भी बचा देगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि वो जो खौफ है लोगों के दिलों में, वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा कि नहीं, अगर मुझे या मेरे वालिदैन में से किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है तो हम घर में रह के उनका इलाज हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, अगर उनको घर में आइसोलेट कर दें। घर वालों को क्या करना होगा, घर वालों की क्या ड्यूटी होगी ऐसे टाइम में अगर घर का कोई फर्द घर में होम आइसोलेशन में हो? ये देखिए, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल बनाया है गवर्नमेंट ने। इसमें 15 मार्क्स दिए हैं बेसिकली। जो 15 में से 12 मार्क्स सिक्योर कर लेगा उन्हीं को होम आइसोलेशन की इजाज़त है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ एक अलग कमरा और अलग वॉशरूम, ये, और घर वालों को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी मास्क पहन के रखेंगे और पेशेंट भी मास्क पहन के रखेगा। पेशेंट को वो खाना डिस्पोजेबल बर्तनों में भेजेंगे, और जो उसका जो बिलोंगिंग्स है, जो उसके पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, उनके डिस्पोज करने का भी वही तरीका अपनाना होगा जो इंफेक्शियस वेस्ट को डिस्पोज करने का हॉस्पिटल में अपनाया जाना है। तो इन SOP पर अमल करके कोई मुश्किल नहीं है। होम आइसोलेशन इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी होगी मरीजों के ज़हनी तौर पर भी, और हमें भी काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। रोज़ाना जो पेशेंट हमें पूछते हैं हम कब घर जाएंगे, तो इससे काफ़ी बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। डॉक्टर कैसर साहब, आपको इस हवाले से शामिल करना चाहूँगा, क्या ऐसे वाइटल्स हैं जिनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है होम आइसोलेशन के दौरान, ताकि जब जो ये जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ रही है और उनका अचानक 2-3 घंटे के नोटिस में इंतकाल हो रहा है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो ऐसा क्या किया जाए? ऐसे कौन से वाइटल्स हैं जिनको मॉनिटर करके हम किसी एमरजेंसी सिचुएशन से बच सकते हैं? वेरी गुड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शफात। ये आम आदमी को भी मालूम होना चाहिए और इसका एक सिस्टम भी बनना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कराची में डॉक्टर फुरकान जो इंतकाल कर गए, और मैं चूँकि सेक्रेटरी जनरल हूँ,
पूरे पाकिस्तान को के बारे में मालूम रखने की कोशिश करता हूँ तो ये वाकया पंजाब में भी हो रहा है और बलूचिस्तान और केबीके में भी हो रहा है कि मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि हमारे पास जगह मौजूद नहीं हो, उसको गाइड नहीं किया जाता कहाँ जाना चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ से एम्बुलेंस वाले को पता हो कि इस मरीज को कहाँ लेके जाना है। अब वो मरीज कौन सा होगा, वो मरीज तमाम घर वालों को मालूम होना चाहिए, उस मरीज को पता होना चाहिए कि उसको अगर नज़ला जुकाम खांसी बुखार सब कुछ चल रहा है तो आइसोलेशन हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, लेकिन जब उसको सांस की तकलीफ हो रही हो तो खुदारा उस वक्त ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इलाके के अंदर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कि फैमिली फिजिशियंस होते हैं, वो तमाम लोगों को जानते भी हैं, मरीज़ भी उनसे कंफर्टेबल रहता है, तो हुकूमत उनको ऑन बोर्ड ले ले तो वो फौरन गाइड कर देंगे कि कहाँ आपको जाना है और उसको इस वक्त अस्पताल जाना भी है कि नहीं जाना है। तो इस तरह बहुत सारी जानें जो हैं वो हमारी बच सकेंगी। और मरीज के लिए जो लोग, बहुत सारे लोगों ने ये किया है कि खौफ के मारे कि वही बात कि मेरी तबीयत जो है वो कल ठीक हो जाएगी, अभी सांस की तकलीफ है, लेकिन ये बताता चलूं जब ऐसे मरीजों की डिटोरिएशन और सांस में प्रॉब्लम शुरू होती है तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फिर ये मर्ज बहुत तेज़ी से, बहुत सारे इसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग शुरू हो जाती है, कहीं क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, कहीं ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाता है और फिर फेफड़े के अंदर खून जम जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम किसी और वजह से भी होती है। तो नमूनिया वाली भी बात यहाँ पे हो सकती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जैसे किसी को सांस की तकलीफ होती है तो फौरी तौर पे जो घर वाले हैं, they need to be extra cautious and vigilant about it. हुकूमत को चाहिए कि ये अवेयर करे लोगों को कि उनके नंबर कौन से हैं, अस्पताल कौन कौन से हैं, ये बार बार अवेयर करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये डैशबोर्ड के बारे में बार बार अवेयर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर असद असलम खान CEO मेयो हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों अफराद का सवाल फराहम करने। इससे एक चीज़ का फ़ायदा जो ये नज़र भी आ रहा है, जो इम्पैक्ट इसका ये भी होगा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो कि आइसोलेशन सेंटर में होते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं, क्योंकि कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, इनकी वालिदा आइसोलेशन सेंटर में, उन्होंने कहा इंटरनेट की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो हम अपनी वालिदा की सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, हम उनसे वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो मरीज़ है उसकी विल पावर कम होती रहती है जब अपने घर वालों से दूर होता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और दुनिया भर में कोरोना की वबा जो है ये मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब जो हलाकतें हैं वो 2,79,000 से बढ़ चुकी हैं। मैक्सिको की अगर हम बात करें तो मैक्सिको में मरीजों के लिए अस्पतालों में अब जगह नहीं रही और जनूबी कोरिया में इस वबा ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया, जो लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे मामला थम गए हैं। हालात अभी भी काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन बहरहाल सेकेंड वेव एक्सपेक्ट की जा रही है। दूसरी जानिब जापान और जर्मनी में लॉकडाउन में नरमी पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से हमने रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 40 लाख से तजावज़ कर गई है, जबकि 2,79,000 से ज़ायद अफराद इस मर्ज से हलाक हो चुके हैं। अमरीका मुतासरीन और हलाकतों की तादाद के एतबार से बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहाँ 13 लाख से ज़ायद मुतासरीन हैं, जबकि 78,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। मैक्सिको के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए भी जगह ख़त्म हो गई है। मुतासरीन की तादाद 33,000 से बढ़ गई है। चीन और जनूबी कोरिया में एक बार फिर कई हफ्तों बाद मुतासरीन की बुलंद तरीन यौमिया तादाद सामने आई है। जनूबी कोरिया में वायरस की नई लहर नाइट क्लब जाने वाले शख्स से शुरू हुई। बरतानिया में वायरस की तबाहकारियां जारी हैं, जिसके पेश नज़र कोविड-19 अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अफ्रीका में अगर वायरस को रोकने के अहम इकदाम नाकाम हो गए तो पहले साल में पूरे बरे आज़म में 1,90,000 तक लोग हलाक हो सकते हैं। यूरोप के चंद मुल्कों के बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान लॉकडाउन और हंगामी सूरत हाल में नरमी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा है कि कोरोना की वबा के बायस रवा माली साल मुल्की मईशत के सुकड़ने, टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा ना होने और माली खसारे में इजाफे का खदशा है, लिहाजा मालियाती खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी की जाएगी। एक इंटरव्यू में मुशीर ख़जाना का कहना था कि रवा माली साल मालियाती खसारा 7.6% रहने की उम्मीद थी, लेकिन
कोरोना के बाद अब ये खसारा 9% तक जा सकता है। रवां माली साल टैक्स वसूलियों का हजम 3900 अरब रुपए का रहेगा, जो कि मुकर्ररा हदफ से 19% कम है। 5500 अरब की बात हो रही थी, जिसको रिवाइज करके 4700 अरब किया गया था, लेकिन अब ये 3900 अरब तक रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से पाकिस्तान कोरोना बचाव के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की जो फाइनेंसिंग है उसके हवाले से फंड जो है वो IMF की जानिब से दिया जा चुका है, और आलमी बैंक और ADB पाकिस्तान को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। और आइंदा बजट में सबसे अहम मकसद मईशत और आवाम को कोरोना के मनफी असरात से बचाना है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ हैं इक्तिसादी माहिर और टैक्स एक्सपर्ट ज़ीशान मर्चेंट, जिनको वेलकम करेंगे। ज़ीशान साहब, वेलकम टू शाम रमज़ान। ये कहिएगा कि कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया की इक्तिसादी सूरत हाल ख़राब हो रही है, मईशत में मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में आप मईशत में जो मुश्किलात की वजह से जो असरात पड़े हैं, इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं और पाकिस्तान में कोई मुख्तलिफ नहीं है कि दुनिया इस वक्त स्टैंड स्टिल पे है। और इस वक्त की जो पोजीशन अगर आप देखें कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक्चुअली तकरीबन हर जगह पे लॉकडाउन वाली स्टेट है। और अब पाकिस्तान में जो है ये लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था गालिबन 23-24 मार्च से स्टार्ट हो गया था, और सिंध गवर्नमेंट ने 24 मार्च से स्टार्ट किया था, और पूरे आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में ये फैल गया। पोजीशन ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट हुआ इससे। इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। हमारी एक्सपोर्ट जो है अभी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 40 से 50% कम हो गई है। सिमिलरली जो रिटेल सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री है, इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे मुस्तकिल तौर पे बंद रहे। और अब लोगों की पोजीशन ये है कि या तो वो घर में बैठ के थक गए हैं और उकता गए हैं, और दूसरी पोजीशन ये है कि अब लोगों की जो माली हालात हैं उस पर बहुत सिवियरली इफेक्ट हो रहा है। तो अगर ये चीज़ इसी तरह से रहती है तो इकनॉमी तो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.5 से 3% इस साल हम परफॉर्म करेंगे, तो वो तो अब एक ख्वाब है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो FBR का जो टैक्स टारगेट था 5100 अरब ट्रिलियन, 5.1 ट्रिलियन का, वो उन्होंने उसको रिवाइज करके और अब 3.9 ट्रिलियन पे वो ले गए हैं। और वो ये समझते हैं कि ये टारगेट को अचीव किया जा सकता है। अब अगर हम ये समझें कि इसको अब हम अपनी इकोनॉमी को कैसे चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन को ख़त्म किए बगैर, लेकिन उसको उस नज़र से देखना पड़ेगा कि आप ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ रहिएगा। एक अहम खबर यहाँ शामिल कर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन। आर्मी चीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से खैरियत दरियाफ्त की। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन किया है कुछ देर कबल, और स्पीकर से उनकी सेहत से मुतल्लिक उन्होंने दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने स्पीकर की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और दुआ की कि जल्द अज जल्द स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो सेहतयाब हो। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने नेक तमन्नाओं और खुसूसी दुआ पर शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का, और उम्मीद है कि वो जल्दी सेहतयाब होकर मामूल की सरगर्मियाँ जो है वो शुरू कर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली 2 रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी, सदर मुमलिकत ने भी, और आप आर्मी चीफ ने भी उनको फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। वापस आते हैं ज़ीशान भाई आपकी तरफ। जैसे अभी बात हो रही थी मईशत सुकड़ने की, जो खसारा है वो 7% से 9% तक जा रहा है, और जो हमारे रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो रिवाइज किए गए हैं। ऐसे में आपको जो क्या लगता है कि जो बात की जा रही है 20% अहदाफ कम रखने की, ये फिर जो खसारा है ये कहाँ से पूरा किया जाएगा? क्या PSDP को कम किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी पिछले साल उसमें कमी की गई है, यानी तरक्याती मंसूबों के अखराजात में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या नए मंसूबे कतई तौर पर शुरू नहीं किए जाएंगे? देखिए, इसमें जो हमें इस वक्त दुनिया से जो थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, जिसमें कि हमारी लोन्स जो हैं वो रीशेड्यूल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरीके से जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो भी अब रीशेड्यूल हो रही हैं। तो
वक्ती तौर पे जो है हमें एक रिलीफ है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और इवन IMF ने जो है हमें ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे ग्रांट्स दी हैं। तो ये जो है डेफिनेटली जो आपका जो खसारा था उसको कम करने में मदद करेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये इकोनॉमी अगर इसी तरह से रही तो अगला साल कैसा होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये कोविड-19 1 महीना रहेगा, 4 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से ये न्यू नॉर्मल है। हमें इसी में रहते हुए अपने आप को ट्यून इन करना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेसेस को भी आहिस्ता आहिस्ता चलाएं और प्रिकॉशंस भी लें। तो जब अगर आप बिजनेस को रीस्टार्ट करने जाते हैं तो आपको सेफ्टी मेजर्स जरूर लेने, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये समझें कि हम 4000 ट्रिलियन का टारगेट पूरा कर लेंगे अगले साल या हम 4500 पे चले जाएंगे, तो ये एक ख्वाब है इस वक्त। और FBR को इस वक्त चाहिए, गवर्नमेंट को एक्चुअली इस वक्त चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ्स दें और फिक्स टैक्स रिजीम में कहीं ना कहीं उनको ऐसे रिलीफ्स दें कि जैसे मिनिमम टैक्स है, टर्नओवर टैक्सेस है, उसमें कुछ दें ताकि लोगों का जो लोअर इनकम वाले लोग हैं रिजीम में रिलीफ्स देने की आपने बड़ी अच्छी सजेशन सामने आई है। बहुत शुक्रिया जी मर्चेंट साहब हमें सवाल से आगाही फराहम करने का। अभी हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आए हम आपके साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकॉनमी की, और जैसे कि हफीज़ शेख साहब ने इंदिया दिया है कि इस माली साल में तिजारती खसारा बढ़ने का इम्कान है, तो इसका मतलब ये है कि इस साल भी कुछ ज़्यादा तवक्को ना रखी जाए नए बिजनेसेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर बड़ा टफ होगा ये स्टार्टअप्स के लिए। बिल्कुल। और शफात, जिन लोगों ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया ही था और उसके बाद कोविड-19 का जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद से वो बेचारे भी बड़ी मुश्किलात से दो चार है, लेकिन आपने मशवरा बिल्कुल सही दिया है कि इस साल अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट ईयर। आज का दिन एक अजीब सी बात ये हुई ना कि अभी एक बहुत बड़ा जो है ना वेव गुजरा है बहुत सारे सेक्टर्स में डाउन साइजिंग का पिछले 1 साल के दौरान, इनफैक्ट पिछले 2 साल के दौरान, और बहुत सारे लोगों ने इस सारे प्रोसेस में अपने कुछ नए कारोबार इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। अब वो कारोबार इस्टेब्लिश होते होते टाइम लेता है, और कारोबार में आप अपना तमाम तर जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं वो तमाम तर चीज़ें लगा देते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं दिस इज़ नॉट द राइट ईयर टू डू दिस। आज मदर्स डे भी है, अपनी अम्माओं को भी, आपकी अम्माओं को भी, माएँ तो सबकी साझी होती हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या शफात हम करेंगे? टॉप स्टोरीज। सिंध के बाद पंजाब में भी कोरोना वायरस के मरीजों की होम आइसोलेशन की इजाजत मिल गई। सिर्फ मामूली अलामात वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकेगा, जिसका फैसला मुतल्लिका कमेटी करेगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मुल्क में 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। वबा का फैलाव इस तेजी से बरकरार रहा तो लाखों खवातीन की जिंदगी को खतरा हो सकता है। अदम दस्तयाबी या कीमतों का मसला है तो मास्क घर में मौजूद आम अशिया की मदद से भी बनाया जा सकता है। मास्क बनाओ मुहिम सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में हर शख्स पर बाहर निकलने से पहले मुंह और नाक ढांपना लाजिम है। भाई भाइयां दे दर्द वडौंदे, भाई भाइयां दिया बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां चावां। आज मदर्स डे के मौके पर अपनी माँ को बताइए कि वो कितनी अजीम और किस कदर कीमती है। तो जनाब, सबसे पहले तो ज़रा बात करते हैं कि ताजरों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आला सिंध का कल सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मार्केट्स खोलने का ऐलान। जबकि शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कि SOPs पर अमल कराने की जिम्मेदारी ताजरों पर होगी। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में कोरोना के मजीद
709 केस आ गए हैं। आज 9 मरीजों का इंतकाल होना तकलीफ दे है। अब तक सिंध में 189 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। क्या काम मुराद अली शाह साहब ने आपको सुनवाते हैं। हमारे जो है दुकानदार जो हैं इस वक्त शदीद माली मुश्किलात में हैं, लेकिन खोलने में भी उतनी ही मुश्किलात है। आपने कल देखा 1000 से ऊपर 1100 केस हो गए थे सिंध में, आज 700 कुछ 709 है जो भी मैंने भी बताया। खोलने वाला भी एक मुश्किल मरहला था। हम गाइड ज़रूर करना चाहते थे कि जी ये मुश्किलात हैं। हमने 4215 टेस्ट किए थे पिछले जो 24 घंटे हुए। इससे पहले 87,108 टेस्ट हम कर चुके थे। टोटल 91,323 टेस्ट सुबह सिंध में हो चुके। हमारी आबादी है उसके हवाले से हम डबल टेस्ट कर रहे हैं किसी भी और सूबे किसी भी और इकाई के हवाले से। टोटल आज से पहले तक 10,771 पॉजिटिव आ चुके थे। 709 पॉजिटिव पिछले 24 घंटों में आए हैं। टोटल 11,480 पॉजिटिव केसेस सुबह सिंध में हैं और 2081 क्योर हो चुके हैं। 9 लोग वफात पा गए पिछले 24 घंटों में इस कोरोना के हवाले से। टोटल जो तादाद है वो 189 हो जाती है और बाकी 9,210 लोग जो है वो इस वक्त हमारी केयर में हैं। मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है उनके कलाम सैफुल मलूक में से कि भाई भाइयां दे दर्द वडौंदे भाई भाइयां दियां बावां, यानी एक भाई दूसरे भाई का दर्द बांटता है और भाई एक दूसरे की बाहें एक दूसरे के बाजू होते हैं। बाप सिरां दे ताज मोहम्मद मावा ठंडियां छावा। बाप जो है वो सबके सर का ताज होते हैं और माँ हर एक की ठंडी छांव होती है। तो आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज का दिन है मदर्स डे। बिल्कुल शफात। और अगर दुनिया में अल्लाह पाक ने भी जो आपको मिसाल दी कि मैं 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला हूँ, तो जो मोहब्बत का म्यार है वो खुद अल्लाह पाक ने माँ की मोहब्बत में रखा है। माओ का दिन मनाया जा रहा है। मेरी शफात की जानिब से तमाम तर माएँ जो हमें देख रही है हमारी माओ समेत, आप तमाम तर माओ को हैप्पी मदर्स डे। एक पैकेज तैयार किया वो आपके साथ शेयर करते हैं। माँ कहने को तो सिर्फ 3 हुर्फ, लेकिन अपने अंदर कुल कायनात समोए हुए है। माँ की अजमत और बड़ाई का सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि रब्बे करीम जब इंसान से अपनी मोहब्बत का दावा करता है तो इसके लिए माँ को मिसाल बनाता है। औलाद पर कोई मुसीबत आए तो माँ मजबूत ढाल बनकर सामने आ जाती है। आज दुनिया को जिस मौलिक वबा का सामना है उसके खिलाफ जंग में भी माएँ अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दे रही हैं। मदर्स डे पर दुनिया भर में उन माओं को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जो दूसरों की जानें बचाने के लिए अपने प्यारों से दूर है। बच्चे अपनी माओं से मिलने को तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ ये माएँ इस कदर मजबूर हैं कि वो अपनी औलाद को रोता देख कर भी उसे सीने से नहीं लगा पा रही। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद ने हेल्थ वर्कर्स पर अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। माएँ वीडियो कॉल पर ही बच्चों को हंसता खेलता देखकर दिल बहला रही हैं। कोई माँ अपनी औलाद से मिलने के लिए बेताब है तो कहीं बेटी अपनी माँ से दूरी पर अफसरदा है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरे भी घर वाले हैं। जाहिर है वो हमसे मोहब्बत करते हैं तो वो अपना ज़रूर इजहार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि हमारे प्यारे हमसे जुदा हो जाए। घर पे ये हालात हैं कि एक क्वारंटीन बना लिया है हम लोगों ने अपना। वी स्टे अवे फ्रॉम आवर फैमिली। आई हैव पेरेंट्स, आई हैव अ लिटिल बेबी सिस्टर एंड हम लोग उनसे नहीं मिलते हैं। इट्स जस्ट वी ईट अलोन,
we sleep alone, we bear everything as much as we can in the safety of our homes. मेरी वाइफ जो खुद एक एनेस्थेटिस्ट हैं, हम लोग जब सुबह अपनी बच्ची को छोड़ के हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे, हम खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन वहाँ पे एक्वायर कर लें और जब हम घर आएँ तो हमारे थ्रू उस बच्ची को पहुँच जाए। उस बच्ची का क्या कसूर है? पाकिस्तान में 600 के करीब डॉक्टर्स और तिबी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर है। 10 से जायद हेल्थ वर्कर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर चंद रोज कबल लेडी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाथ जोड़कर अपील की कि लोग बिला जरूरत घरों से ना निकलें। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम खत्म हो गया जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। कोरोना की वबा में कौम की हिफाजत करने वाली माएँ तो अपना फर्ज निभा रही हैं। जरूरत इस बात की है कि हम भी समाजी जिम्मेदारी को निभाते हुए एहतियाती रवैया अपनाएं ताकि कोई औलाद अपनी माँ को ना खोए और ना ही कोई माँ अपने जिगर गोशों से जुदा हो। और ये मदर्स डे हम खुसूसी तौर पे ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे उन डॉक्टर्स को जो कि माएँ भी हैं और कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी कर रही हैं और साथ में अस्पतालों में ही मौजूद हैं, अपने घरों में नहीं जा रही ताकि वो वायरस अपने घरों में न लेके जाएं। ये बड़ी कुर्बानी है उन डॉक्टर्स के लिए जो कि डॉक्टर्स भी और माएँ भी। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फिज़िया हारिकर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फिज़िया, वेलकम टू शाम रमज़ान। ये बताएगा कि ख़ातून डॉक्टर के लिए जो कि एक माँ भी है और इन तमाम सिचुएशन में जहाँ पर उसका घर पर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना मुश्किल है ये वक्त? देखिए, जब हमारे पास कोरोना के पहले केसेस आना शुरू हुए और हम प्रिपेयर कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल में, सबसे बड़ा हमारे पास मसला ये था कि हमें नहीं पता था कि हालात कितने खराब होने जा रहे हैं। उस वक्त का जो मौका था वो बहुत ही पैनिक की सिचुएशन थी क्योंकि हमने दुनिया भर की जगहों को देख लिया था, इटली वगैरह को, और किस तरह हर बंदा अपनी फैमिली से कट कर रह गया था और काफ़ी हफ्तों तक अपने फैमिली में मेंबर्स को नहीं मिल सका था। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 5 साल की है और एक 8 साल की है। मेरी फिक्र ये थी कि मैं जब ये केसेस हमारे पास, हमने एक 20 यूनिट हॉस्पिटल बनाया है, यूनिट बनाया हुआ है, जब वहाँ पर मरीज आना शुरू हो जाएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं उनके क्या करूँ। दूसरी तरफ मेरे वालिदैन थे कि जो एज उनकी ज़्यादा है और मैं उनको भी इससे वो नहीं कर सकती थी, एक्सपोज नहीं कर सकती थी। तो शुरू में दिल में ख्याल आया कि उनको मैं शुरू में ही छोड़ा हूँ, लेकिन जिस तरह ये चाइना में 2-2.5 महीने चला और इस वक्त भी नज़र नहीं आता इतना दिल गुर्दा मेरे में नहीं था कि मैं अपने बच्चों को छोड़ आऊँ। सारी प्रिकॉशंस के साथ अब तो उन्होंने थोड़ा सा समझ लिया है कि कितने डिस्टेंस पे रहना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं और अपनी सारी एहतियात अपने हॉस्पिटल्स में कंट्रोल, मतलब बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं मरीजों के साथ। जब आप डील करें, हम वहाँ पर ही शावर लेकर अपने कपड़े चेंज कर सब कुछ आते हैं ताकि हम उस चीज़ को घर पे ना मुंतकिल कर सकें। लेकिन घर के अलावा, मतलब हॉस्पिटल के अलावा जब हम घर पहुँचते हैं तब भी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉन्स्टेंटली हम फ़ोन पे या कंप्यूटर पे मरीज़ों के साथ ही लगे रहते हैं क्योंकि उनकी अमवात हो रही होती हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को कंट्रोल करना, अपनी टीम को मैनेज करना, इमरजेंसी में पेशेंट। और यकीनन डॉक्टर साहिबा, इसका तो टोल खुद डॉक्टर्स भी बहुत लेते होंगे अपने ऊपर। वो एक अलग इमोशनल स्ट्रेस है। सीरियसली जब मरीज़ ऐसे सिक आते हैं और आपके सामने आप अपनी अनथक मेहनत के बावजूद मरीज़ मरते चले जाते हैं, तब वो एक ऐसी डिप्रेशन आती है आपके बीच में कि आप फील करते हैं कि आप मेरा ख्याल से मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप ये भी देखते हैं कि आप किसी को अपने अस्पताल में लेकर उनको एटलीस्ट कुछ उसमें से 60 से 70% बेहतर, ये हमारे पास वो मरीज़ दाखिल हो रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल है। ये याद रखिएगा कि प्लीज़ अभी भी 80% ज़्यादा मरीज़ बिल्कुल ठीक हैं अपने घरों में, लेकिन हमारा क्योंकि क्रिटिकल यूनिट है 15 वेंटिलेटर वाला, तो उधर सबसे मरीज़ 6 वाले मरीज़ आ रहे हैं। तो इनको जब हम देखते हैं मरते हुए तो डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स भी हैं, जाहिर है आप लोग यू आर इन द लाइन ऑफ फायर, आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं, तो वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बीइंग आप पैरामेडिक्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, कितना मुश्किल है ऐसे डॉक्टर्स के लिए मुसलसल हॉस्पिटल में अपनी जॉब भी करना, अपने बच्चों से भी दूर रहना? देखें, बिल्कुल बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स खुद अफेक्ट होते जा रहे हैं और नॉट बिकॉज
मरीज से, क्योंकि देखिए मरीज तो हम लोग ने पूरा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, पीपीई पहने हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो आपको ये नहीं पता कि कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स जब घर से अक्वायर कर ये हॉस्पिटल में आते हैं तो ये एक दूसरे को लगा देते हैं, फिर उनको क्वारंटाइन करना, वो अपने घरों को नहीं जाना चाहते ताकि वो अपने घर वालों को ना अफेक्ट करें। तो कुछ डॉक्टर्स तो हफ्ते भर के लिए हॉस्पिटल में अपनी फीस गुजारने के लिए रुके हुए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उससे ज़्यादा उनको फिक्र अपने वालिदैन की है जबकि हम सही। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन करिए एक्सपर्ट इन्फेक्शन डिजीजेज डॉक्टर बिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर बुशरा, हम आपको वेलकम करेंगे शाम रमज़ान में। आज क्योंकि मदर्स डे और आज मदर्स डे पे हम खुसूसी तौर पे उन डॉक्टर्स मदर जो कि माएँ हैं और डॉक्टर्स भी हैं और अस्पतालों में जब जाती हैं और जब जाके काम करती हैं तो इस तमाम तरह कोविड-19 की वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ को आगे रखती हैं और घर की लाइफ को पीछे कर देती हैं। कितना मुश्किल है एक माँ के लिए दोनों चीज़ें एक साथ करना, जो कि डॉक्टर भी है, अस्पताल भी जारी, साथ में बच्चों की भी देखभाल करनी है? देखिए, एक बहुत ही बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्पेशली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि आप अस्पताल से जरासीम अपने घर ले जाएं और घर वालों को ले जाके इन्फेक्ट कर दें। सो ख़वातीन के लिए डबली इम्पॉर्टेंट और डबली ट्रबलसम है ये, क्योंकि हमारे पास बहुत सी यंग मदर्स हैं जो हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनके पास घर पे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वालिदैन हैं। तो अस्पताल में आके फुल पीपीई पहन के अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना और घर जाते हुए जब वो पीपीई उतारती हैं तो खुद कंटामिनेशन का रिस्क होता है कि अपने कपड़े और अपनी जिल्द सारी जरासीम से कंटामिनेट ना हो जाए। तो बहुत मर्तबा बहुत सी जो फीमेल वर्कर्स हैं वो कोशिश ये करती हैं कि शावर लेके कपड़े बदल के घर जाएं और घर जाते साथ ही मुँह हाथ वगैरह धो के अपने जूते बाहर रख के फिर वो अपनी तरफ से इंटरेक्ट करती है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सही। चलें, हम दुआ करते हैं कि आप लोग इस एडवर्सिटी में, इस ऐसे मामले में जब पूरी दुनिया में लोग अपने फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर, ख़ासतौर पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अस्पतालों में रह रहे हैं, पेशेंट्स की खिदमत कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसमें आज मदर्स डे के मौके पर ख़ास तौर पे वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पेशेंट्स की केयर कर रही हैं, उन तमाम माओं को हम सलाम पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये वबा जल्द ख़त्म होगी और हालात जल्द मामूल पर आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर बुशरा, बस आपसे आखिर में एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जो डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, जो ख़वातीन डॉक्टर्स जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं वो तमाम तरफ अपने ऊपर होते हुए देख रही हैं। ठीक है, ख़वातीन अपने ऊपर टोल तो लेती ही हैं, लेकिन जब ये ख़वातीन डॉक्टर्स घरों को वापस जाते हैं तो क्या वो कितना मुश्किल होता है उनके लिए कि वो जो जिस टोल से वो खुद गुजरी है उनके बच्चे उससे दूर हैं, उनकी फैमिली लाइफ उससे मुतासर ना हो? देखिए, अब ये भी है कि क्योंकि स्कूल बंद है तो बच्चों के लिए कोई डाइवर्जन नहीं है, तो बच्चे अटेंशन मांगते हैं। इसी तरह फैमिली पे जो बुजुर्ग हैं वो भी अटेंशन मांगते हैं। तो घर की जिम्मेदारियां भी आजकल ज़्यादा हुई हुई हैं पहले की निस्बत, क्योंकि आपने घर के सारे लोगों की ना सिर्फ देखभाल करनी है बल्कि उनको एंटरटेन रखने का भी ख्याल रखना है। तो अस्पताल की प्रेशर और परेशानियाँ एक तरफ और घर को अच्छे तरीके से चलाने की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है आजकल, तो वो एडिशनल प्रेशर है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम ख़वातीन इस वक्त कोप कर रही हैं। किसी टाइम पे भी आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं उनके अपने पर्सनली कितने सारे मसाइल हैं और कितना एडिशनल बर्डन और स्ट्रेस वो डे टू डे बेसिस पे कैरी कर रही हैं, बट दे आर कैरिंग ऑन एंड वेरी ब्रेवली। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस हवाले से हमें आगाही फराहम करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर बुशरा जमील मौजूद थी, डॉक्टर फौजिया हैदर मौजूद थी। आज मदर्स डे है ख़वातीन हज़रात, तो मदर्स डे पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से माओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है और ख़ुसूसी तौर पर मेडिकल के शोबे से वाबस्ता पाकिस्तानी माओं के अज़्म व हौसले को भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक आलमी मदर्स डे पर पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन ने भी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक प्रोमो जारी किया है जिसमें आने वाली नस्लों की तरबियत में माँ के किरदार को सलाम अक़ीदत पेश किया गया है। और अभी हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जी माएँ तो सबकी सांझियाँ होती हैं, तो अगर कभी किसी माँ को आप मुश्किल में देखें तो माँ की मदद को
फौरन पहुंचना चाहिए। एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हुए, पहले वीडियो देखिए। ये देखें जनाब, जो हमारे इस वक्त बाहर कोरोना के आप देखें जिस तरह के कोविड पॉजिटिव के हालात हैं और रेंजर्स के जवान जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, तो ये खातून ने एक वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पे। उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अचानक चंद जवान जो है रेंजर्स के वो आते हैं और उनकी ये मदद करते हैं। ये एक जेस्चर है आज मदर्स डे के मौके पे कि माएँ सबकी सांझी होती हैं और जब भी आपको मौका मिले तो कोशिश करें कि दुआ ज़रूर लें। बिल्कुल जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस वीडियो में भी जो खातून है वो ऐसे ही उनका सलाम भी पेश कर रही हैं और काफ़ी मशकूर उनकी दिखाई दे रही हैं। ये बड़ा बहुत ही प्यारा जेस्चर है जो कि रेंजर्स की जानिब से दिया गया। मेरे ख्याल से जैसे हमने पहले बात की थी माएँ सबकी सांझी होती हैं, तो आप कहीं भी देखें कि आपके रास्ते में या किसी जगह पर ख़रीदारी के लिए गए हों, किसी खातून ने बहुत सारे ठेले उठाए हों और वो उम्र रसीदा भी हो, तो कोशिश करें उनकी हेल्प करें। और ऐसी मेरे ख्याल से कर देनी चाहिए छोटी मोटी जेस्चर, तकदीरें बदल देती हैं जी। और दुआओं का लेने का कोई जो दुआ जहां से मिले, मैं कहता हूं मौका नहीं छोड़ना चाहिए, फौरन उठा लेनी चाहिए। तो जनाब आज कुछ खुशनसीब तो ऐसे हैं जो अपनी तो क्या परायों की माँ, वैसे माएँ सबकी सांझी है लेकिन उनकी दुआएं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी औलादें भी हैं कि जिन्होंने अपनी माँओं की खबर तक नहीं ली। बिल्कुल आपने सही बात की कि ऐसे बदबख्त लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाप को फाउंटेन होम में छोड़ दिया हुआ और वो माएँ आज भी उनकी मुंतज़िर हैं कि वो उनके बच्चे ज़रूर आएँ, अपनी माँओं से मिलने ज़रूर जाएगा। इससे पहले बहुत देर हो जाए। छोटी सी हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, शाम रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आम खबर शामिल करते चलें। 2 अरकान पार्लियामेंट के कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद पार्लियामेंट लॉजेस के तमाम अमले के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान। जी जहांगीर, बताइए कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम 2 अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक बलोचिस्तान और दूसरे का बाजवड़ एजेंसी से है। उन दोनों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस में जो भी अमला तैनात है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, माली हैं, गार्ड्स हैं या जो दीगर अमला है, इंतजामी अमला पार्लियामेंट लॉजेस का, उन तमाम के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि 2 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो दोनों पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम थे, जिसके बाद अब ये खदशात बढ़ गए हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में जो जहांगीर ये भी बताइएगा, क्या अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस के अमले में जो टेस्ट किए गए हैं कितने अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं? जी अब तक पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुल टेस्ट किए गए हैं उनकी तादाद 150 से ज्यादा बन चुकी है, जिनमें अमला भी शामिल है और अरकान सेनेट व कौमी असम्बली भी शामिल हैं। इनमें से सिर्फ 3 अफराद ऐसे हैं जिनमें मस्बत पाया गया है, जिनमें से 2 अरकान कौमी असम्बली है, जबकि एक पार्लियामेंट लॉजेस में जो चैम्बर्स बने हुए हैं उनका जो एक अटेंडेंट यानी अमले का एक रुकन शामिल है। कुल 3 अफराद हैं पार्लियामेंट लॉजेस के जिनमें अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इन टेस्टों की जो इनका जो अमल है वो जारी है। इस वक्त NIH की खसूसी टीम इस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम है, वहाँ पर मौजूद है और जो भी अफराद मौजूद है जिनमें पार्लियामेंट लॉजेस का जो अमला है या अरकान कौमी वो सेनेट जो है उनके टेस्टों का सिलसिला जारी है, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये पाबंदी आयद की गई थी, मशरूत किया गया था कि अरकान की असेंबली जो इजलास आइंदा चंद रोज में होना है उनमें वो सिर्फ वो अरकान शिरकत कर सकेंगे सेनेट और कौमी असम्बली के जिनके जो कोरोना टेस्ट हैं वो नेगेटिव आ चुके होंगे। तो अब तक 2 अरकान हैं, एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो बाजवड़ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, जबकि दूसरे जो है वो बलूचिस्तान के इलाके खल्लात से रुकन कौमी असम्बली है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद थे, आपने तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और बताते चलें कि अतर अली शाह खान अलमारूफ जेदी ना सिर्फ मारूफ TV आर्टिस्ट थे बल्कि वो एक शायर, ड्रामा निगार और मुसन्निफ भी थे। वो आज कराची में 77 बरस की उम्र में काफ़ी लंबे अरसे की अलालत के बाद आज खालिक की हकीकत से जा मिले हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। मैं गया था यूरोप में मैंने अंग्रेज से अंग्रेजी बोली, मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया। आधे घंटे बाद बोला सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। अतर शाह खान उर्फ जेदी ने 1 जनवरी 1943 को हिंदुस्तानी रियासत रामपुर में आंख खोली। खानदान के एतबार से अखून खेल पठान थे। वालिदैन के जल्द इंतकाल के बाद बड़े भाई ने परवरिश की। बचपन से कुतुब बीनी का शौक था।
इब्तदाई तालीम लाहौर और पेशावर से हासिल की, ग्रेजुएशन कराची से किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफत में मास्टर्स किया। बतौर ड्रामा निगार अपने कैरियर का आगाज किया। उनके तहरीर करदा मज़ाहिया ड्रामों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। अवामी सतह पर उनकी पहचान एक ड्रामा निगार के बजाय अदाकार के तौर पर हुई, जिसके बाद वो अतर शाह खान के बजाय जेदी के नाम से पहचाने जाने लगे। अपनी शायरी में भी उन्होंने जेदी का तखल्लुस ही इस्तेमाल किया। ड्रामा सीरियल इंतजार फरमाइए में जेदी के किरदार से शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे। कमाल करती हैं आप देखें, वो ये देखें ना, ये आपके भाईजान बहुत बिजी हैं। अब देखें, इन्होंने सुबह सारे कबूतरों को दाना डाला, फिर काबुक साफ किए, अब ये छत पर जाकर कबूतर फ्लाई करेंगे। ये कोई कम मसरूफियत है? अतर शाह खान के सुपरहिट ड्रामा सीरियल्स में इंतजार फरमाइए, हेलो हेलो, जाने दो, बर्गर फैमिली, आशियाना, आप जनाब, जेदी इन ट्रबल, प्रॉब्लम हाउस, हाय जेदी, कैसे कैसे ख्वाब, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार और दीगर ड्रामे शामिल हैं। तलाक वाला ये बाजी, तलाक ले लो, खाला तलाक चाहिए, बन्नो आपा, ऐसी तलाक फिर नहीं मिलेगी, ये सस्ती हो रही है तलाक। साल 2001 में अतर शाह खान जेदी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान टेलीविजन ने जब अपनी सिल्वर जुबली मनाई तो अतर शाह खान जेदी को गोल्ड मेडल अता किया। अतर शाह खान के अहले खाना के मुताबिक वो तवील अरसे से शुगर और गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थे। उन्होंने सोगवारान में अहलिया और 4 बेटे छोड़े हैं। इसके बाद से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ अदाकार शब्बीर जान साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, कितना बड़ा नुकसान है आज एक हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, और ख़ास तौर पे मज़ाह निगारी में आप अतर शाह खान साहब के मकाम को कहाँ देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सारे लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, और बहुत बड़ा नुकसान है जी हमारा ये। अतर शाह खान साहब एक बहुत बड़ा नाम था हमारी इंडस्ट्री का, और मुझे अफसोस होता है बहुत, वैसे भी उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, लेकिन अफसोस होता है कि आज उनका इंतकाल हुआ तो चैनल को याद आ गई उनकी, और उनके लिए 2 बातें शुरू कर दी। एक अरसे से वो बीमार पड़े हुए थे, किसी ने उनको पूछा नहीं, किसी ने उनके बारे में दरियाफ्त नहीं किया। आज आके ये जब कुछ हुआ है तो चलो एक खबर बना के इसको भी चला दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी जिंदगी के अंदर भी उनके लिए कुछ देखना चाहिए था, करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, जिसका अफसोस है मुझे बहुत। एनीवे, ये अब तो यह हमारा एक हिस्सा बन गया हमारी जिंदगी का, कि जीते जी तो हम कुछ नहीं करते, मरने के बाद ही किसी को पूछते हैं। एनीवे, एक बहुत बड़ा नाम था जी। मैंने उनके साथ एक ड्रामा किया था पीटीवी का, हाय जेदी, और बहुत अपने काम के साथ इतने इन्वॉल्व होते थे कि कोई दूसरा भी अगर काम कर रहा होता था तो उसके एक्सप्रेशन भी उनके चेहरे पे आया करते थे जब वो देखते थे। तो वो वंडरफुल पर्सन, साथ बैठो उनके साथ, गप मारो, दुनिया जहाँ की चीजें सीखने को मिलती थी। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनायत अली खान साहब, जो कि मज़ाहिर शायर हैं। इनायत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। एक नहायत ही अफसोसनाक दिन पे आज हम आपसे बात कर रहे हैं। बेहतरीन शायर भी थे, मुसन्निफ भी थे, और ड्रामा में उन्होंने काम किया ही है, ड्रामा निगार भी थे। कितना बड़ा लॉस है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं उनके बारे में मजमून लिखकर उठा हूँ। इसका उन्वान है हंसाने वाला रोना तो उठा। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत अता फरमाई थी, उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। एक मुद्दत तक वो रेडियो पर जेदी के साथ जुम्मे के जुम्मे सवालात के जवाब देते रहे। बोरियों के हिसाब से सवालात आते थे, इंतहाई जहानत के साथ जवाब दिया करते थे। उसके बाद टीवी पर आए तो छा गए टीवी पर, और बहुत से मज़ाहिया अदाकार फख्र से कहते हैं कि वो हमारे उस्ताद थे, हमने उनसे सीखा है फन। तो अच्छा, इनायत अली खान साहब, कल इनफैक्ट एक बड़ी पर वो थे जी 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 उस मकाम पर आम तौर से शो बिजनेस से लोगों में कुछ
खुद पसंदी आ जाया करती है ना? लेकिन उनके अंदर ऐसा इनके साथ था, अच्छे बड़े बुरे छोटे वगैरह, ये हर एक के साथ इतनी मोहब्बत तवाज़ुन से पेश आते थे वो, कि हैरत होती थी। फिर ये कि इतने अच्छे वो रहे शो बिजनेस में, उनका दामन दागदार नहीं हुआ था किसी भी यानी स्कैंडल के ऊपर। ये बड़ी खूबी थी उनका किरदार। अच्छा इनायत साहब, जैसे अतर शाह खान साहब की पर्सनैलिटी थी, वो ड्रामा निगार थे, मज़ाह निगार थे, बेहतरीन एक्टर थे, बेहतरीन शायर थे, लेकिन मज़ाह के साथ उनकी निस्बत बड़ी पुख्ता है। लोग उनको याद करते हैं तो सिर्फ मज़ाह के हवाले से याद करते हैं। आपके ख्याल से बड़ी ज़्यादती नहीं? जी जी, वाकई एक सलाहियत उनमें मिजाज की थी, और कुदरती तौर पर उनका मिजाज भी के लिए हुआ था। तो यकीनन उनका शोबा यही था, और इसी में मैंने अर्ज किया ना कि वो हंसाने वाले थे, वो हंसाने वाला रोना क्यों था, कितने आंखें अशपार है उनके लिए। जिंदगी के आखिरी दौर में वो व्हील चेयर पर आ गए थे, और ताल्लुक तकरीबन खत्म कर दिया था उन्होंने शोबे से, अदब के शोबे से। वो कॉलम भी लिखते रहे, जब स्टेज पर आते थे तो तालियों की गूंज में आते थे, और बैठते थे वापस, तो तालियों की गूंज में वापस बैठते थे। अभी आज ही के अखबार में एक खता उनका आया है कॉलम में, तो क्या मशहूर कथा सुना होगा कि रंग खुशबू गुलाब दे यारब, रंग खुशबू गुलाब दे यारब, इस दुआ से अजब असर आया, इस दुआ में अजब असर आया, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। क्या बात है, क्या राय साहब, एक चीज और, हमारी कोई ईद बचपन से लेके आज तक हमारी कोई ईद ऐसी नहीं गुजरती थी कि जिसमें मुशायरा हो और आप और अतर शाह खान साहब उस मुशायरे में शिरकत ना करें। बड़ा कम हुआ है ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा था, हम भाइयों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भाई के समझते थे, घर के मामलात में, बच्चों की शादी के मामले में, इन सारे मामलात में वो मेरे साथ रखते थे। उनके बेटे का निकाह मैंने पढ़ाया माशाल्लाह हर लिहाज से। लेकिन ये कि जब बात करता था क्या क्या बातें उनके कभी कहा वो नमाज के लिए शादी, तो बेगम को आवाज देते कुदसिया तबलीग शुरू हो गई है। अल्लाह आपको इसी तरह उनका बात से बात पैदा करने लगे, मलका रखते थे, और चाहे खुश मिजाज। आप हमारे लिए बहुत बड़ा सासा है खुद भी इनायत अली साहब। अल्लाह पाक आपको हमारे सरों पे सलामत रखे। शबीर जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आपने, जिनको हम तमाम तर बच्चे जो आज के रखे बच्चे भी जेदी जी कह के जानते हैं, वो हमें नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा सलामत रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। शाम रमज़ान में अहम खबर शामिल करते चले। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक मजीद तोसी कर दी है। सिंध हुकूमत की इजाज़त के अलावा दीगर कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में जुमा, हफ्ता, इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा और शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक आवाम के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, जलसे जुलूस और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। मीठे दही बड़े तैयार है, बड़े भले क्या होता है भाई? लाहौर में जब वो भले बनते हैं, यहाँ पे दाल के बनते हैं दही बड़े। चलो खैर जी, हम आगे चलते हैं और जल्दी से आपको बताते जाते कि घरों में मौजूद अशिया की मदद से भी अब मास्क बनाए जाते हैं, क्योंकि बाहर मास्क हो गए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो जो घरों में मास्क बनाए जा सकते हैं, इनके ज़रिए आप खुद को कोरोना के जरासीम से महफूज रख सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की शाये करदा तहकीक के मुताबिक होम मेड मास्क भी वायरस को रोकने के लिए मौसर साबित हो। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस कैंपेन के जनाब अदन अली, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अदन, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं, हाउ इफेक्टिव इज दिस होम मेड मास्क? तो देखिए, यूजुअली जब हम मास्क की बात करते हैं तो आप कंसिडर करते हैं मास्क की प्रोटेक्टिव
एबिलिटी। सो हम यूजुअली बात करते हैं सर्जिकल मास्क की या N95 मास्क की, तो वो हम बात करते हैं कि बाहर से आने वाले जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो उसको किस तरह रोक सकते हैं। बट जब हम होममेड मास्क की बात करते हैं तो बेसिकली होममेड मास्क सोर्स कंट्रोल पे फोकस करता है, यानी कि जो आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें वायरस हो सकता है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं, जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो उसको रोकता है। सो बेसिकली जो मास्क के लिए फिल्ट्रेशन गेट्स हार्डर जब आपका जो ड्रॉपलेट्स हैं दे टर्न इनटू दे आर एरोसोलाइज्ड। अदन, ये बताइए कितनी देर में और कैसे तैयार किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। और इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? सो 3-4 डिफरेंट तरीके हैं घर पे बैठ के मास्क बनाने का। इट रेंजेस फ्रॉम लाइक आप 2 मिनट में भी मास्क बना सकते हैं, आप 5 मिनट में बना सकते हैं, आप 10 मिनट में बना सकते हैं। और आप फिल्ट्रेशन के लिए आप घर के अंदर की चीज़ें जिस तरह टिश्यू पेपर, टी बैग और आप इनके फिल्टर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज एडिशनल फिल्टर। सही। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि क्योंकि जो घर में जो मास्क बनाते हैं उसमें ये बड़ा होता है कि उनकी कंटेमिनेट होने की ना रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे इंश्योर कैसे करेंगे कि जो घर में जो मास्क बना रहे हैं वो बहुत जल्दी कंटेमिनेट ना हो, और उनकी लाइफ क्या होनी चाहिए जो घर में मास्क बनाए? सो घर में मास्क बनाने का ये फायदा कि आप जब भी मास्क बनाएं तो आप एक से ज़्यादा बनाएं। सो आप 2-3 मास्क बनाएं और जब आप अब यूज़ करने के बाद तो उसे एयर टाइट बैग के अंदर से संभाल के रख लें, और उसको आपने जब वॉश करना है तो यूज़ वार्म वाटर और जो भी आपका डिटर्जेंट होता है। तो जो डिटर्जेंट है वो उसी तरीके से आपका जो भी कंटेमिनेशन है वो उसी तरीके से साफ़ करता है जिस तरह आप अपने हाथ धोते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली रीयूजेबल क्योंकि कॉटन का होता है ये। अच्छा ये बताइएगा, ये कितने अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहते हैं बनाए जाने के बाद? यानी कोई इसकी कोई ऐसा तो नहीं होता है आप बना के रख दें और ये ख़राब हो जाए? नॉट रियली, क्योंकि जिस तरह आपका एक आम कपड़े का मास्क है, आप क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्पोजेबल मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि जो आपका सर्जिकल मास्क होता है उसमें एक डिस्पोजेबल मेम्ब्रेन होता है, तो वो एक यूज़ के बाद इट्स नॉट यूजफुल और वो मॉइस्चर से खराब हो जाता है। बट कॉटन ये कि वो आप जब उसे धो के एक दफ़ा ड्राई कर लें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन टू यूज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी अदन वाले से हमें आगाही फराहम करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल मिलते हैं 4:03 पे। अल्लाह हाफिज़।